वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू यूनिवर्स एंड स्पेस। हियर यू कैन सी अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ आवर ब्रह्मांड और यूनिवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल इमेज है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जैसे एस्ट्रॉइड है, मेटियोर, मेट्रॉइड में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो द फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे अर्थ को, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका मतलब ये है कि स्टेशन जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स के द्वारा स्पेस में क्रिएट किया गया। और यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो नासा है, और जैक्सा है जापानीज स्पेस एजेंसी। उसके अलावा रॉस्कोमॉस है जो कि रसिया की है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या काम है कि जो यहाँ पे मून देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मार्स देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही वेरियस सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। आपने मार्स मिशन, इंडिया का मंगल मिशन जो है, इसके बारे में सुना होगा। और यदि मून की बात करें तो 1957 से ही इसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए मिशन चालू हो गए थे। सबसे पहले सोवियत यूनियन USSR जो मॉडर्न डे रसिया है, ठीक है, उसने सबसे पहले यहाँ पर मिशन सेंड किए थे। और यदि हम आगे बात करें तो सोवियत यूनियन के बाद जो नासा था, ठीक है, नासा ने यहाँ पे बहुत से अपोलो मिशन सेंड किए और 1960 के आसपास यहाँ पे ह्यूमन को भी सेंड कर दिया था, भेज दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। हियर वी विल टॉक अबाउट मेटियोर एंड मेटियोराइड। हम मेटियोर और मेटियोराइड के बारे में समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। सो यहाँ पे हम मेटियोर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेटियोर को जो कि शूटिंग स्टार के जैसे अपीयर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मेटियोर की यदि हम बात करें, आप यहाँ पे अर्थ देख पा रहे हो, ओके। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको मिलेगा अर्थ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पे मिल जाएगा एटमॉस्फेयर। तो जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, ओके, लाइक मेटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है तो वो क्या कहलाता है, मेटियोर कहलाता है। और मेटियोराइड कब कहलाएगा, जब वो अर्थ के सरफेस से उससे टक्कर हो जाएगी, तो ये कहलाएगा मेटियोराइड। ओके, रिमेंबर आपको करना है, याद रखना है कि मेटियोर और मेटियोराइड में क्या डिफरेंस होते हैं। यदि इनकी बात करें, मेटियोर की यदि हम बात करें तो ये डस्टी डिब्रीज हो सकते हैं, लाइक स्टोन के जैसे होते हैं, छोटे स्टोन, आयरनी स्टोन भी हो सकते हैं, ओके। और नॉर्मल स्टोन भी मेटियोराइड हो सकते हैं। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी कवर मेटियोर एंड मेटियोराइड, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मेटियोराइड की। मेटियोराइड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मेटियोराइड पहला कौन सा दिख रहा है आपको, आयरन मेटियोराइड, और दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पे स्टोन आयरन मेटियोराइड। यह केवल आयरन का बना हुआ है और इसमें स्टोन आयरन दोनों के मिलके मिक्सचर है। आप यहाँ पे मेटियोराइड की डिफिनेशन देख सकते हो कि जब कोई भी मेटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाए या यहाँ पे सर्वाइव कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटियोराइड बोलते हैं। आप यहाँ पे शूटिंग स्टार भी देख पा रहे हो, आपने डेफिनेटली स्पेस में इसको देखा हो। यदि हम एस्ट्रॉइड की बात करें तो एस्ट्रॉइड रॉकी प्लैनेट होते हैं, इनको हम प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं लाइक अ प्लैनेट। इनको हम कभी कभी स्मॉल प्लैनेट भी बोल देते हैं। और इनकी जो साइज है, इसके कारण हम इनको माइनर प्लैनेट बोलते हैं। आगे यदि हम बात करें, इनका जो मास है वो जो अर्थ का मून है उससे क्या होता है, लेस दिन होता है, मतलब कम होता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बेल्ट की जो लोकेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिंटर की यदि हम बात करें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सन, और इसके चारों तरफ आपको बहुत से प्लैनेट मिलेंगे। टोटल प्लैनेट करें 8 है। नौवां जो प्लैनेट था वो था प्लूटो, जो 2005 में सन 2005 में IAU है ना, IAU के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया था और इसको डाल दिया गया था डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। मतलब बौने जो ग्रह होते हैं, छोटे ग्रह होते हैं, उनकी कैटेगरी में प्लूटो को 2005 में डाल दिया गया था। आगे यदि हम यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगी मार्स और जुपिटर के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड। और ये एस्ट्रॉइड कभी कभी यहाँ से गुजरते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर तक भी इंटर कर जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करते हैं। स्पेस डिब्री की यदि हम बात करते हैं तो स्पेस डिब्री क्या था, डिब्री मतलब आप समझ सकते हो पॉल्यूशन, जो कचरा होता है वो क्या कहलाता है, डिब्री। इन द टर्म्स ऑफ स्पेस हम इसको डिब्री यूज करते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये क्या समझो एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट दिख रहा है जो कि आफ्टर डिस्ट्रॉय होने के बाद इसके कितने ज़्यादा पार्ट्स हो रहे हैं। और जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो हमारा स्पेस है, वहाँ पे बहुत से डिब्रीज फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कचरा फैल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस डिब्री बोलते हैं। इसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर सुना होगा कि इंडिया जो है, इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कुछ
एंटी फेटेलाइट मतलब फेटेलाइट को मार गिराने वाली क्षमता, इस पावर आ गई है, जिससे इंडिया यहाँ पे कुछ मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और जो भी हमारी सैटेलाइट है, जो भी आर्टिफिशियल फेटेलाइट लॉन्च की गई हैं इंडिया के द्वारा या किसी अन्य एनिमी कंट्री के द्वारा, तो इंडिया यहाँ पे कंप्लीटली इन फेटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेब्रिस फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा कचरा जो होगा वो हमारे स्पेस में फैल जाएगा। कॉन्स्टेलेशन की बात करें, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि कुछ स्टार्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया अल्फा मेजर का। आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा, जिसमें 7 स्टार्स आपको दिख जाएंगे। आप इसको नॉर्दर्न साइड में देख सकते हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा मेजर देख सकते हो। जब कोई भी स्टार कोई एक संरचना बना ले, कोई एक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ स्टार्स हैं लाइक दिस, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। यदि हम प्लैनेट की बात करें तो करंटली जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। पहले कितनी थी, 9 थी। डेफिनेटली हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि 2005 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो प्लूटो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट जो है, बौने ग्रह जो होते हैं उनकी कैटेगरी में डाल दिया गया था। क्यों, इसका रीज़न ये था कि जो प्लैनेट की क्राइटेरिया होती है, जो प्लैनेट के रूल होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था। जो प्लूटो है उसके द्वारा ये रूल फॉलो नहीं किए जा रहे थे, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे आपको सेंटर में मिल जाएगा सन, ओके। और सन के चारों तरफ आपको रिवॉल्व करते हुए, फ्राउंड घूमते हुए मिल जाएंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ रिंग जो दिख रही है ना, आपको ये याद रखना है, ये गैसियस रिंग है। ये एक्चुअल में कोई भी रिंग वहाँ पे बनी नहीं हुई है कि आपको एक फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे रिंग मिलेगी, ऐसी कोई भी रिंग वहाँ पे नहीं है। यदि हम सबसे बड़े प्लैनेट की बात करें तो आपको मिलेगा जुपिटर, और यदि अर्थ के सबसे पास में बात करें तो वो मिलेगा मरकरी, और सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो मिल जाएगा आपको वीनस। और अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, और अर्थ केवल ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अभी हमने देखा 2005, 2006, 2005, 2006 में IAU के द्वारा प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, रीड कर सकते हो। यदि हम नेबुला की बात करें तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। नेबुला मेनली होते क्या है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, ठीक। क्लाउड्स तो आप जानते हो बादल, किसके बादल होते हैं, किसके क्लाउड्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जो आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, इनके ये क्लाउड्स होते हैं, जो कि आपको स्पेस में बहुत ज़्यादा संख्या में मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें जो हमारी गैलेक्सी है, जहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जो है उस गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है ये। यदि हम गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी मेनली क्या होती हैं, ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम होते हैं गैलेक्सी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और इस गैलेक्सी के अंदर आपको सभी हेवनली बॉडी मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर सभी स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, मीटियोर, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गैलेक्सी के इनसाइड। यदि गैलेक्सी की यदि हम साइज की बात करें, जो छोटी साइज होती है, ड्वार्फ साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, 10⁸ मिलियन स्टार्स। और जाइंट की यदि बात करें, ह्यूज की बात करें, बड़ी की बात करें, तो आपको ट्रिलियंस में इसकी साइज मिलेगी। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जो गैलेक्सी है वो कितनी विशाल है, कितनी इनॉर्मस है ना, कितनी बड़ी है। यदि हमारी गैलेक्सी की बात करें जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, तो उसका नाम क्या है, मिल्की वे। यदि हम क्लस्टर की बात करें, आ गैलेक्सी क्लस्टर और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, इसका मतलब क्या है कि बहुत सी गैलेक्सी मिलके, ओके, आपको याद रखना है, बहुत सी गैलेक्सी मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखना, ये क्या है, ये है आपका गैलेक्सी, और यहाँ पे बहुत सी गैलेक्सी हैं, ओके। ये इनॉर्मस बहुत सी गैलेक्सी आपको दिख रही हैं, और बहुत सी गैलेक्सी मिलके क्या बनाएंगे, एक क्लस्टर बनाएंगी। और आपको पता है एक गैलेक्सी के अंदर पूरा कंप्लीट हमारा सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा। जो भी स्पेस में आप देखते हो वो केवल आपको एक गैलेक्सी के अंदर मिल रहा है, मिल्की वे के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोल सकते हो जो क्लस्टर है वो किससे मिल के बनता है, मिलियन ऑफ गैलेक्सी से मिल के बनता है। बहुत सी गैलेक्सी मिला के एक क्लस्टर बनता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो गैलेक्सी हैं वो कैसे एक क्लस्टर के अंदर ही रह पाती हैं, वो बाहर क्यों नहीं जा पाती। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि हम, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़, यहाँ पे जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। यहाँ पे सेंटर की तरफ हर एक चीज़ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। जैसे कि आप कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो सेंटर की तरफ क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे जो भी चीज़ आप ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी।
हम बिग बैंग थ्योरी की यहाँ पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, आपको याद रखना है दिस इज ओनली थ्योरी, ओके। ये केवल वर्चुअल पर बेस्ड है और बहुत से साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को अपोज भी किया है। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है ये कैसे फॉर्म हुआ, यूनिवर्स जो हमारा कैसे बना, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या था, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था। पर यहाँ पे पहले बिग बैंग को जहाँ समझ लेते हैं। बिग बैंग का क्या मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, मतलब कि जो फाइज है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही, फाइज जो है लगातार बढ़ती जा रही। अब हम बात करते हैं सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को। तो पहले क्या माना जाता था कि जो भी ब्रह्मांड है, जो भी यूनिवर्स है वो डॉट पर निहित था। डॉट का निहित मतलब सब कुछ डॉट के समान था। बट लेटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण इसमें एक्सप्लोर होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट जो होते हैं इससे निकलते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और दूर जाने के कारण इनमें क्या होता है, कोल्ड होते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के कारण इसमें लाइफ जो है फॉर्म होना स्टार्ट हुई। पहले वायरस बैक्टीरिया के रूप में लाइफ फॉर्म हुई, देन बहुत से अन्य एनिमल्स और प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में कितनी एटमॉस्फेयर है, कितने वातावरण है, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अर्थ को और यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि इंडिया की लोकेशन यहाँ पे क्या है, ओके। और आपको याद रखना है यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट मिलेंगे और यहाँ पे आपको 4 ओशियंस मिल जाएंगे। ये कहलाता है नॉर्दर्न साइड और ये सदर्न साइड आपको मिलेगा। यदि अर्थ को यदि हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन की बात करें तो आपको ये लाइन मिलेगी ऐसे, ओके। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे समझो आप 0 डिग्री पर ये लाई करती है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। आपको याद रखना इक्वेटर कोई रियल लाइफ नहीं है, है ना। रियल लाइफ में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल इमेजिनरी लाइन है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई थी फॉर द इमेजिनेशन। अब यहाँ पर देख सकते हो जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड देन एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर जो हमारे इन्वायरमेंट से बहुत दूर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा दूर है, एग्जॉस्फेयर कहलाता है। और यदि हम एग्जॉस्फेयर के आगे बात करें तो यहाँ पे आपको आयनोस्फेयर आयनोस्फेयर मिल जाएगा। आप यहाँ पर आयनोस्फेयर देखने को मिलेगा। आगे यदि हम कॉमेट की बात करते हैं तो यदि हम कॉमेट की बात करें तो कॉमेट क्या होते हैं, आइसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होते हैं। मतलब ये आइस के फॉर्म हुए होते हैं, आइस के बने हुए होते हैं और जब ये सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और जब ये सन के पास में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आउट गैसिंग बोलते हैं, ओके। वार्म्स एंड बिगिंस टू रिलीज गैस अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आउट गैसेस बोलते हैं। यदि कॉमेट के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इनकी जो कभी कभी टेल भी दिखती है, आपको ऐसे टेल से समझ में आ जाएगी। और जो एपीआर आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जो भी विजुअल पार्ट है एटमॉस्फेयर, उसको हम कॉमा बोलते हैं। और एशियन टाइम से भी इनको हमारे कल्चर में, हमारा जो कल्चर है वहाँ पे इनके बारे में वर्णन हमें मिलता है, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है।